92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते हमारी कहानियां एक घड़ी की सुई के साथ यात्रा करेंगी। हर दिन के एक अलग वक्त पर आधारित एक कहानी। आज सुनिए दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। हर बार आसमान को देख के लंबी सांस नहीं भरी जाती और तुम अक्सर ऊपर क्यों देखते हो? तुम्हें पता है ना, आसमान को देख के लंबी सांस भरना जीवन को कम जीने का संकेत है। पिता ने साइकिल चलाते हुए पीछे बैठे अंकित से कहा। अंकित बिना कुछ कहे आधी नींद की अवस्था में साइकिल पे बैठा रहा। अरे, गणित में कम अंक आए तो क्या हुआ, अंग्रेजी में आ जाएंगे। मुझे पता है कि तुमको अभी शेक्सपियर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बात भी सही है। शेक्सपियर ने जिंदगी के बारे में जिंदगी के बीच में खड़े होकर लिखा है। तुमने अभी तो जिंदगी शुरू की है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, जैसे बेहतर रोशनी के लिए चश्मे का नंबर बदलता है ना, ठीक वैसे तुम्हारे आने वाले दिनों में शेक्सपियर की नजर तुम्हारी आंखों का नया चश्मा बनेगी। तुम सुन रहे हो ना अंकित? साइकिल की गद्दी को ठीक से पकड़े रहो। एक काम नहीं होता तुमसे। कल हवा भरने गए और पिछले पहिए में भरी नहीं, लहर मार रही है। देखो, कितनी बार कहे हम कि साइकिल की रीढ़ उसका पिछला पहिया होता है। अगली में कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन पिछली में कम रखना माने रिम का टूटना। अब तुम्हें क्या बताएं, कुछ ही दिनों पहले रंग बहादुर लेखपाल की रिम टूट गई थी, 12 टाके लगे हैं। अंकित अपनी पिछली अवस्था से अब बेहतर था, लेकिन वो पिता को कम सुन पा रहा था और बगल से गुजर रही बाइक को देख रहा था। उसको मॉडिफाइड बाइक पसंद थी। उसका मन हवा में था और उसको पिताजी की बातें हवा लग रही थी, जिसमें यह प्रश्न भी था कि साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम होने से रिम कैसे टूट सकती है। खैर, वो बाइक के सपने में साइकिल पे बैठे बैठे आगे बढ़ गया। सपने में ब्रेकर तब आया जब पिताजी बोले, हाँ तो मैं कह रहा था कि तुमको सांख्यिकी और गणित से डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, साहित्य पढ़ो ना। अच्छा, समय कितना हो रहा है? आज सड़क पे इतनी हलचल नहीं दिख रही है। अब तक तो लोग आ जाते थे। घर से निकले 40 मिनट हुए कि नहीं? पिताजी ने अपने पहले के अंदाज में अंकित से कहा। अंकित कुछ बोलता इससे पहले पिताजी ने जोर की ब्रेक लगा दी। अंकित का सर पिताजी की पीठ से टकरा गया। साइकिल लगातार चलाने की वजह से शर्ट का पिछला हिस्सा पसीने से भीग गया था। अंकित का सपना भी गीला हो गया। उसने अपने हाथों से चेहरा पोंछ लिया। अंकित ने पिता की कमर को पकड़कर आगे की तरफ देखा तो एक बिल्ली रास्ता काटती हुई निकल गई। ये बिल्ली को भी अभी आना था, पिताजी ने कहा और उचक के साइकिल के अगले पहिए की ओर देखा। ऐसा लगा शायद बिल्ली के पैरों के निशान देखना चाह रहे थे। अंकित को कुछ न बोलता देख उन्होंने कहा, हमको पता है तुम इतनी देर से बंटू की बड़ी वाली मोटरसाइकिल देखे जा रहे हो। हमारी एक बात नहीं सुने हो तुम, लेकिन अब उतरोगे तब हम उतरेंगे, तब तो देख पाएंगे कि बिल्ली कितनी दूरी पे हमारा रास्ता काटी है। तुमसे समय भी पूछे वो भी नहीं बताया तुम। अंकित साइकिल से उतरा, पिताजी भी उतरे और अचानक बगल के पीपल से चिड़ियों का एक झुंड आकाश में धमाके की आवाज के साथ उड़ गया। « 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुबह की सैर के लिए निकले पिताजी की ज्ञान भरी बातें सुन के अंकित का मन रोजाना की तरह उखड़ने लगा था। अभी दोनों पार्क की तरफ जा ही रहे थे कि एक जोर का धमाका हुआ। अब आगे। पिताजी की बात का जवाब देने की जहमत अंकित ने पहली बार उठाई। बोला, 5 बजने में आधा घंटा बाकी है। लेकिन अब पिताजी ने अंकित की बातों को छोड़ के धमाके पे ध्यान दिया। बोले, ये सुबह सुबह कौन खुश हो रहा है? अभी तो लोग सो के भी नहीं उठे। पटाखे फोड़ने थे तो थोड़ी देर बाद बताते ना कि हम खुश हैं।
ये कहने के दौरान भी उनका ध्यान बिल्ली के पैरों के निशान पे था। अब वो साइकिल खड़ी करके आगे बढ़ गए थे। अंकित उनके पीछे साइकिल के दोनों हैंडल पकड़कर पैर से पैडल मार रहा था। स्टैंड पे खड़ी साइकिल के पिछले पहिए से किर्र किर्र की आवाज आ रही थी। पिताजी थोड़ा झुके और थोड़ा और झुक गए। उन्होंने कमर के पूरे झुक जाने का दर्द नहीं समझा। जब वो उठे तो कमर पे हाथ रख लिया और दर्द को एक लंबी सांस लेके दबा गए। इसी कमर दर्द और बढ़ते रक्तचाप की वजह से वो सुबह प्राणायाम और साइकिल सवारी करते हैं। खुशियों का सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। अंकित को वो अपने साथ इस वजह से भी ले जाते हैं कि उनको अंकित से लगातार 1 घंटे तक बात करने का इससे बेहतर समय नहीं मिल सकता। पिताजी उठे और उन्होंने अपने दाएं पैर की चप्पल पैर को हवा में लाते हुए फेंक दी। चप्पल साइकिल के पहिए से आगे निकल गई। अंकित पिताजी को बिल्ली का टोटका दूर करने के लिए ये सब करते हुए कई बार देख चुका था। इस बार भी वो अपने पिताजी को वो करने दे रहा था जो वो करते थे और खुद वो कर रहा था जो वो करता आया था। साइकिल के पिछले पहिए की आवाज अभी भी वैसी ही किर्र किर्र आ रही थी। पिताजी के चेहरे पे अब शांति थी। उनको लगा कि चलो अब शकुन तो टल गया। वो आगे बढ़कर चप्पल पैर में पहनने ही वाले थे कि दाहिनी तरफ की गली से 2 स्थानीय कुत्ते आपस में उलझे हुए पिताजी के ठीक सामने आ गए। वो चप्पल के पास पहुंच गए। वो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि खेल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भौंक नहीं रहे थे तो खेलने की संभावना अधिक लग रही थी। पिताजी दोनों कुत्तों से थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए। अरे सुबह सुबह इन्हीं के दर्शन होने बाकी थे, न जाने कहां से आ गए। पिताजी अब कुत्तों को डराने के लिए डंडा खोजने लगे। क्या करने को कोई डंडा मिलता, सफाई वाला 100 मीटर ही गया था सड़क साफ करते करते। पिताजी डंडा ना मिलने पे पलट के जब तक अपनी चप्पल देखते तब तक चप्पल गायब हो गई थी। अब दोनों कुत्तों के खेलने का जरिया पिताजी की चप्पल बन गई थी। पिताजी अब बिल्ली को भूल चुके थे, लेकिन कुत्तों तक उनकी पहुंच नहीं थी। वो अभी भी डंडा खोज ही रहे थे और अंकित अभी भी साइकिल के पहिए को पहले की तरह घुमाता हुआ उन्हीं को देख रहा था। कुत्ते अब धीरे धीरे अंकित और पिताजी दोनों की निगाहों से दूर जा रहे थे। तभी फिर से धाए की आवाज आई। अंकित ने आसमान की ओर देखा, मानो दिशा का अंदाजा लगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुबह की सैर के लिए निकले साइकिल चलाते हुए पिताजी का रास्ता एक बिल्ली काट गई थी। उन्होंने देसी टोटके से अपशकुन टालने की कोशिश तो की, लेकिन अब भी उनका बेटा अंकित पिता की बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और थोड़े थोड़े अंतराल पे अचानक 2 धमाके हुए हैं। अब आगे। पिता फिर से साइकिल चला रहे थे और अंकित कैरियर पे जस के तस बैठ गया था। पिता के एक पैर में चप्पल नहीं थी। उन्होंने कुत्तों को अपनी चप्पल ले जाने दिया था। लगता किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ है, पिता साइकिल चलाते चलाते बोले। उनको लगा कि अंकित कुछ तो उत्तर देगा, लेकिन अंकित अभी भी साइकिल पे बिना कुछ बोले बैठा हुआ था। वो थोड़ा तिरछे देख के साइकिल के पहिए को देखे जा रहा था। हवा कम थी तो टायर के रगड़ जाने से एक अलग सी आवाज आ रही थी। अब हम कहां जा रहे हैं? अंकित ने पिता की बात की जगह अपना सवाल छोड़ा। अंकित रोज ये सवाल पूछता, जबकि उसको पता होता कि इसके बाद उसको कॉलेज ही जाना है। पिता बोले, अब हम कॉलेज जा रहे हैं, वहां मैं योगा करूंगा और तुम पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाओगे। 5 तो बज गए होंगे ना, हमें 6 बजे तक घर भी पहुंचना है। अंकित ने पीछे बैठे बैठे मुंडी हिला दी और पिता को समझ में आ गया कि उसने हामी भर दी। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर निकल आए थे। कुछ नए रंगरूट तेज रफ्तार बाइकें भी हरहरा के बीच बीच में दौड़ा देते थे। ऐसे में पिता साइकिल किनारे कर लेते, जबकि बाइक सवार और उनके बीच काफी फासला रहता। पिता फिर साइकिल चलाते और आगे बढ़ जाते। चलते चलते कुछ एक लोग उनके पैरों को भी देखते और अजीब से चेहरे को संभाले आगे बढ़ जाते। पिता की साइकिल रोज की तरह आज भी कॉलेज की पार्किंग में चली गई और अंकित कूद के उतर गया। रामजस कॉलेज की पार्किंग संभालता था और पिता की साइकिल को यहां से आगे वही ले जाता था। पिता आगे आगे और अंकित पीछे पीछे।
कॉलेज का बड़ा वाला गेट इतनी सुबह अमूमन बंद ही रहता था। अंकित गेट को फांद जाता और पिता बगल वाले छोटे गेट को झुक के ऐसे पार करते मानो बंद रेलवे क्रॉसिंग का गेट झुक के क्रॉस कर रहे हैं। ग्राउंड में पिताजी को विभीषण मौर्य मिले, हाल फिलहाल के नए साथी बने थे। वो पिता के आते ही अपना लारा लप्पा तेज कर देते। लारा लप्पा से मतलब कदमों के लेफ्ट और राइट जाने से था। विभीषण अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लाते और पंजाबी गानों का एक कैसेट भी। कदमों को ऊपर नीचे करते और टेप रिकॉर्डर पे लाई लप्पा वाला गाना बजता रहता, और जब वो कूदते तो लाई लप्पा को लारा लप्पा कहते। कूदने के दौरान वो पिता की एंट्री को दरकिनार कर देते और अटेंशन मिलने की टेंशन में और तेज कूदने लगते। पिता पेशे से पेशकार थे। जब डीएम दफ्तर में थे तो रसूख थी, लेकिन जब से तहसील में आए हैं तब से छपे हुए अखबार की प्रूफ रीडिंग करते रहते हैं। इस वजह से उनके अंदर धैर्य चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ा है। विभीषण मौर्य को वो पहुंचते ही हाथ उठा के सलाम करते थे और विभीषण की मनोकामना पूरी हो जाती थी। उन दिनों मौसम पतझड़ का था, लेकिन हरी घास तो हर मौसम में हरी रहती है। जमीन से जुड़े रहने का शायद यही फायदा होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अंकित अपने पिताजी के साथ रोजाना की तरह सैर करने पार्क में आ गया था। सामने संगीत की धुन पे उछलते हुए विभीषण अंकल और कसरत करते हुए लोग रोजाना जैसे ही दिख रहे थे। पिताजी के साथ ही अंकित भी रोज की तरह एक्सरसाइज करने में लग गया। अब आगे। पिता ने एक बार अनुलोम किया तो विलोम के पहले ही विभीषण मौर्य बोले, लगता है किसी के यहां सुबह सुबह खुशी की खबर आई है। सुबह सुबह धमाका हो रहा है। पिता को खुशी हुई, जैसे उनकी बात पे किसी और ने मुहर लगा दी हो। उन्होंने अंकित की तरफ जीत वाली निगाहों से देखना चाहा, लेकिन अब तक वो बास्केटबॉल ग्राउंड पे बन रही टीम में शामिल हो चुका था। पिता अब शीर्षासन की मुद्रा में आ गए थे और विभीषण मौर्य सपाट मार रहे थे। ऐसा करते समय जमीन से उनके नथुने सट जाते, पर तोंद का वजन हाथ नहीं उठा पाता। हर बार वो मुंह फुलाते और जमीन पे पहुंचते पहुंचते सांस छोड़ देते। हल्की सी धूल सामने उड़ जाती। विभीषण मौर्य का वजन अधिक था, वरना वो 50 सपाट भी रोजाना मार लेते तो उनके मुंह से उड़ उड़ के इतनी मिट्टी इकट्ठा हो जाती कि चींटियों को घर बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। विभीषण की सांसें दम तोड़ रही थी कि तड़ तड़ की आवाज दोबारा आई। विभीषण जमीन पे गिर गए, पिताजी को देखने लगे और अब पिताजी भी शवासन की मुद्रा में आ गए थे। दोनों के कान खड़े हो गए थे और यकीन इस बात का हो गया था कि किसी के घर सोहर नहीं गाई जाने वाली है और न ही ढोल बजने वाला है, बल्कि कॉलेज के आसपास गोलियां चल रही हैं। कोई असलहा पारखी जीव होता तो बता देता कि पहली गोली पिस्टल से चली थी और दूसरी बार रिपीटर से। पुलिस के पास रिपीटर कहां से आया? तो खतरा आसपास ही कहीं था, क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं दिख रही थी। पिताजी और विभीषण मौर्य दोनों ने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए थे। पिता ने गलती से एक पैर की चप्पल पहन ली थी, लेकिन कैंपस में दहशत छोटे गेट से उसी तरह झुक के अंदर आ गई थी जिस तरह पिताजी आए थे, और इसी वजह से कोई पिता के दूसरे नंगे पैर को देख नहीं पा रहा था। विभीषण मौर्य ने कहा, आपने कुछ सुना? पिता ने कहा, क्या सुना? विभीषण मौर्य ने कहा, पुलिस की गाड़ी लग रही है, शायद एम्बुलेंस है। पिता भड़के, हद करते हैं, पुलिस हूटर और एम्बुलेंस में आपको फर्क नहीं समझ आता। इतने में पुलिस की गाड़ी उसी गेट के पास आके खड़ी हो गई जहां छोटा गेट था। रामजस ने चीते की फुर्ती से लपक के दरवाजा खोल दिया और गाड़ी मेन कैंपस में एंटर हो गई। पुलिस के भोंपू से आवाज आई कि सब लोग ग्राउंड छोड़ के वापस गेट के पास आ जाएं। इनामी बदमाश अशोक सिंह गंगा पार मैदान में घुस आया है। पुलिस को उसे देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। आप में से कोई भी अगर मैदान की तरफ रहा तो उसकी जान माल की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होगी। इतने में पीछे से आए वज्रवाहन से उतरे जवानों ने पूरे मेन गेट को घेर लिया था और गेट से लगी बाउंड्री पे भी गुरिल्लों की तरह चिपक गए थे। पिताजी को अंकित नहीं दिख रहा था। बास्केटबॉल वाला ग्राउंड खाली हो गया था। पिताजी ने घड़ी देखी, 5:15 हो रहे थे। ये अंकित के कॉलेज ग्राउंड के चक्कर लगाने का वक्त होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक के बाद एक हुए धमाके यूं ही नहीं थे। इनामी बदमाश अशोक सिंह गंगा पार ग्राउंड में घुस आया है और पुलिस की कॉम्बैट में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। अंकित का अभी भी कुछ पता नहीं है। अब आगे। पुलिस की अनाउंसमेंट एक बार फिर होती है और पिता को 2 कांस्टेबलों ने अपनी जगह पर बिठा दिया है। पिता के पैरों की इकलौती चप्पल अंकित की तरफ भागने की हालत में पैरों से निकल गई। विभीषण मौर्य अपने टेप रिकॉर्डर को बंद करने के बजाय 0 वॉल्यूम में करके भूल गए, लेकिन ढेर सारे वायरलेस सेट्स की आवाज के बीच उनके टेप रिकॉर्डर की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। सही ही कहा है किसी ने, दुख के संगीत में सुख का सुर दब ही जाता है। विभीषण मौर्य को अब किसी अटेंशन की दरकार नहीं थी। वो पिता के हितैषी की तरह उनको समझा रहे थे। पुलिस कप्तान को अब तक इस बात की सूचना मिल गई थी कि ग्राउंड में मसरूफ सभी लोग यहां इकट्ठा हो गए थे, सिवाय अंकित को छोड़ के। पुलिस कप्तान साहब सिंह सोलंकी ने माइक अपने हाथ में ले लिया और आवाज लगाई कि अंकित, तुम अगर ग्राउंड के उस पार चले गए हो तो मेन गेट की तरफ चले आओ। ग्राउंड के उस पार से रिपीटर के चलने की आवाज फिर से आती है। वज्रवाहन में आए पुलिसकर्मी अब किनारे से पूरे ग्राउंड को घेरने की तैयारी में बढ़ रहे हैं, ठीक उसी दिशा में जहां से गोलियां चल रही थीं। साहेब सिंह सोलंकी ने फिर से आवाज लगाई, अशोक गंगा पार, तुमको जो भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सामने से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस की टीम आगे बढ़ती चली जा रही थी। पिताजी अधमरे हो चले थे। विभीषण मौर्य को सूझ ही नहीं रहा था कि इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने अपनी वो ग्लूकोज की बोतल निकाल ली थी जिसे वो अपने अलावा किसी को नहीं दिया करते थे। वो उस बोतल से पिता को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। पिता को रह रह के झटके आ रहे थे और उनका रक्तचाप नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा था। सोलंकी के कहने पर आगे की तरफ पहुंचे कांस्टेबलों ने हवा में 303 से फायरिंग की कि इतने में रिपीटर से जवाबी फायरिंग होने लगी, और इस बार एक नहीं 2 जगह से, ग्राउंड के पूर्वी छोर से भी और पश्चिमी छोर से भी। पुलिस की टीम पीछे की तरफ हटी और फिर अपनी जगह पे बैठ गई। कप्तान सोलंकी ने फिर से माइक संभाला, आवाज लगाई कि यह हमारी चेतावनी है अशोक गंगा पार, अगर फायरिंग फिर से होती है तो हमारी टीम ग्राउंड के उस पार पहुंचने में देर नहीं करेगी। सोलंकी अपने मुंह के पास से माइक हटाता है और फिर से फायरिंग होती है, लेकिन अब की गोलियां पार्किंग स्पेस से चली थी। पार्किंग स्पेस से चली गोलियों का मतलब किसी को समझ में नहीं आया। इस बीच इनके पिता का बीपी इतना बढ़ गया लग रहा था कि उनको पुलिस के साथ आई एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पिता की चप्पल और विभीषण मौर्य का टेप रिकॉर्डर वहीं ग्राउंड में छूट गए। मानो इस उम्मीद में हूं कि कल तुम लोग फिर से आना, हम मिलेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुबह 5 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पुलिस कप्तान साहेब सिंह सोलंकी वायरलेस पर अंकित का नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। पिताजी की हालत समय के साथ बिगड़ती जा रही है। पुलिस उनको अस्पताल ले गई है। अब आगे। सुबह के 6 बज रहे थे और पार्किंग स्पेस की फायरिंग का कुछ पता नहीं चला। गोली किसने चलाई और अशोक सिंह गंगा पार आगे है या पीछे? पुलिस की एक टीम ग्राउंड के उस पार नाले की पूरी छानबीन कर रही थी। पार्किंग लॉट से आगे बढ़ के कप्तान सोलंकी वहां पहुंचता है जहां अशोक सिंह गंगा पार के होने की आशंका थी। नाले के पार से एक संकरा रास्ता रिहायशी इलाके में जाता था। रास्ते पर मिट्टी की परत थी। मिट्टी की परत पर एक चौड़े पहिए के गुजरने के निशान थे। मोटरसाइकिलों का जानकार होता तो बता देता कि कोई मॉडिफाइड मोटरसाइकिल गुजरी है।
कप्तान सोलंकी ने रास्ते से जुड़ी कॉलोनियों में गहन तफ्तीश के आदेश दिए और वायरलेस पर आला कमान को सूचना दी कि अशोक गंगा पार 2 घंटे तक चली कॉम्बैट के बाद आज फिर हाथ से निकल गया। इधर अस्पताल में पिताजी को भर्ती कराया गया। वो होश में तो थे लेकिन सदमे में थे। विभीषण मौर्य साथ में तो थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अक्सर ऐसा होता है कि अपने लिए ही सब कुछ करने वाले को दूसरे के लिए कुछ भी कैसे किया जाए ये पता नहीं होता। 2 घंटे बाद मां अस्पताल पहुंची। पिताजी की तबीयत में सुधार था। विभीषण मौर्य पिता के बिस्तर के पास बैठे ऊंघ रहे थे। मां ने आते ही पिता से पूछा, बीपी बढ़ गई क्या? विभीषण मां को आते देख के अपनी जगह से खड़े हो गए और पिछले 2 घंटे में इकट्ठा हो चुका अधिकार जता के बोले, हाँ वो थोड़ा सा, कॉलेज में योगा कर रहे थे कि तभी। मां ने बीच में टोक के बोला, तभी क्या? मां ने पिता के माथे पे हाथ रख दिया था। माथा गर्म था। पिता जो सामान्य बुखार में मां को अक्सर टोक दिया करते कि इतना बुखार तो आदमी को हमेशा साथ रखना ही चाहिए। रिश्ते के ठंडे पड़ जाने से बेहतर है कि एक दूसरे से पूछ लें कि कहीं बुखार तो नहीं हो गया है। मां थोड़ा चौंकी कि बीपी तो पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था लेकिन आज ये बात क्यों नहीं कर रहे। तभी दूसरे इंस्टॉलमेंट का अधिकार रिलीज करते हुए विभीषण मौर्य बोले, वो अंकित का पता नहीं है। मां ने फिर से विभीषण को इग्नोर किया और कहा, क्या पता नहीं, वो तो स्कूल में है। बोला किसी बाइक वाले अशोक अंकल ने उसको लिफ्ट दे दी थी। इनकी वो चप्पल भी लाया था जो कुत्ते उठा ले गए थे। मां ने मुस्कुराते हुए दीवार पे टंगी घड़ी देखी। 8 बज रहे थे। उसकी तो दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी, अंग्रेजी की। आज शेक्सपियर पढ़ाए जाने वाले थे। मुझसे बोला कि शेक्सपियर को पढ़ के उसको आगे बहुत कुछ सीखना है। उसको गणित नहीं पढ़नी, साहित्य पढ़ना है। न जाने भूत कहां से लाया था आज। और आप भी हल्का सा बीपी बढ़ा नहीं कि अस्पताल चले आए। रुकिए, मैं डॉक्टर से आपको डिस्चार्ज करने की बात करके आती हूं। विभीषण मौर्य और पिताजी एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक वैसे जैसे दूसरे पैर की चप्पल और टेप रिकॉर्डर एक दूसरे को ग्राउंड में देख रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।